जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर अब बताइए सबको, वर्किंग ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर था? हाँ जी बेटा। यस सर। यस सर। चलो, अगर वो क्लियर था तो बेटा आज ना मुझे आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो 11th क्लास में भी थी उसे डिस्कस करना था। पर उसे स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम याद है एक एग्जांपल हम लोगों ने कंसीडर किया था, Zn gets converted into Zn2 प्लस। यहाँ पर मेरे पास आ गया था कॉपर 2 प्लस, यहाँ पर मेरे पास आ गया था कॉपर। तो बेटा सपोज एक रिएक्शन अब मैंने आपको दे दी, कॉपर कॉपर 2 प्लस, और यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस Ag प्लस gets converted into twice Ag। ठीक बेटा, अब इसकी मुझे अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन बनवा दो। इसकी रिएक्शन क्या बनेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन। हाँ जी बेटा, इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन बनवा दो। At a top copper means copper plus 2 electrons. एक मिनट बेटा, बस जस्ट 1 मिनट। हाँ जी बनवाओ बेटा, क्या बनेगी रिएक्शन? हाँ जी Copper plus 2 electrons gives copper. हाँ, कॉपर 2 प्लस गेन, दैट मीन कॉपर को कन्वर्ट किसमें किया? कॉपर 2 प्लस, तो Cu2 प्लस यहाँ पर आ गया, साथ में मेरे पास क्या आ गया? ट्वाइस Ag प्लस, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? ट्वाइस Ag। ये बन जाएगी बेटा रिएक्शन इसकी। हाँ जी, आप में से अभी लेट किसने ज्वाइन किया? हाँ जी, आप में से लेट किसने ज्वाइन किया अभी? सर आदित्य। हाँ आदित्य लेट हो गया, क्या हो गया? भूल गया था? नो सर, सर अभी क्लास थी सर मेरी मैथ्स की, मनोज सर अच्छा की। अच्छा, चल ठीक ठीक ठीक। चल आदित्य, तो बेटा सुबह मैंने आदित्य आपके साथ भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था ना बेटा। आज एक और रिएक्शन लिखा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऊपर कॉपर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन्स को गेन। इन दिस सेक्शन कॉपर वाज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, तो मींस बेटा यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर आ रहा है। मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर का एक टिप दिया था, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है दैट इज सेड टू बी मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो बेटा एक बार सोच कर मुझे आराम से आंसर देना। मैंने इन रिएक्शंस को फिर लिखा, इन रिएक्शंस को मैंने फिर लिखा यहाँ पर Zn। Zn ने मुझे कन्वर्ट करके दिया Zn2 प्लस, और साथ में क्या आ गया? कॉपर 2 प्लस और कॉपर। सेकंड केस में मैंने यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया? लूज, और यहाँ पर ट्वाइस Ag प्लस, और साथ में क्या आ गया? ट्वाइस Ag। बेटा अब आप इन दोनों से देखकर मुझे बता सकते हो which electrode is said to be या which element is said to be more reactive in nature? इनमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव लग रहा है, जिंक, कॉपर या सिल्वर? सर कॉपर। हाँ जी कॉपर। कॉपर बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन। यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज। तो कॉपर तो दोनों तरफ जा रहा है, पर देखो यहाँ पर जो जिंक है, जिंक वाज ओनली लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। जिंक यहाँ पर सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज। तो दैट मींस जिंक इज सेड टू बी मैक्सिमम रिएक्टिव इन नेचर। और सिल्वर का अगर ध्यान से देखो, सिल्वर सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन। सिल्वर वाज ओनली गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस ये सिर्फ गेन करता है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम। और कॉपर जो है, निकुंज या नीरज जिसने आंसर दिया था बेटा, कॉपर बीच में बैठा है। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के बीच में था। तो अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखता, ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, सी की रिएक्टिविटी सबसे कम, और बी इन दोनों के बीच में आ गया। तो ये था हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर? तो बेटा देखना, आज मैंने इस कंसेप्ट को रिलेट कर देना with our electrode potential values. Higher is the reduction electrode potential value, more is the tendency to gain electrons. आज इसके साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि देखो दो एग्जांपल्स करने आसान है, पर सीबीएसई या कंपटीशन में क्या होगा? आपको 4-4 इलेक्ट्रोड्स आ जाएंगे या 5-5 इलेक्ट्रोड्स। इन्हें अरेंज करना आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब पहले ये बताओ बेटा, सबको ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बेटा, सबको ये लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। क्लियर? तो दैट मींस जिंक की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो हाईली रिएक्टिव हो गया। सिल्वर वाज ओनली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस टॉपिक को अब थोड़ा सा और आगे ले जाने से पहले मुझे आपके साथ टर्म्स क्लियर करनी थी। अब जो हमारे पास कॉपर था, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन।
11th क्लास में हम लोगों ने किया था व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। अगर मैं यहाँ पर वर्ड साथ में स्टैंडर्ड कर दूं तो चलो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी लिखा है तो दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय आवर ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग इसे अगर यहाँ पे साथ में कर दूं स्टैंडर्ड, अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट वाज गिवन बाय ई नॉट। क्लियर। तो बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कांसेप्ट क्या था, आवर इलेक्ट्रोड कैन लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है लूज, देन दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन, then it is said to be oxidation electrode potential, then this is said to be oxidation electrode potential, and if our electrode is gaining electron then this is known as our reduction electrode potential। बेटा ये किसी भी पेपर में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करने नहीं आते, इसका कंसेप्ट इन्वॉल्व था। कंसेप्ट क्या था, मैंने अब आपके साथ लिखा यहाँ पर ई नॉट और इसके फुट में मैंने यहाँ पर लिख दिया Zn2+। एक बार मैंने फिर लिखा ई नॉट, इस बार मैंने यहाँ पर लिख दिया Zn2+ और यहाँ पर क्या कर दिया Zn। क्लियर। तो बेटा एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर क्या है, दोनों का मीनिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, पर एक स्टूडेंट जो ध्यान से देख रहा था Zn को कन्वर्ट किया Zn2+, तो बताओगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी बेटा, Zn को कन्वर्ट किया Zn2+, लॉस। अगर लॉस है तो दैट मींस इसे मैं कह सकता हूं दिस वाज आवर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांसेप्ट, कह सकता था बेटा। और यहाँ पर Zn2+ को कन्वर्ट किसमें किया Zn, तो Zn2+ वाज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये गेन कर रहा था तो हियर वी वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर ये क्या था, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था। ये था बेटा हमारा आज का बेसिक कंसेप्ट कि अगर मैं ई नॉट Zn2+ लिख रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर मैं लिख रहा हूँ ई नॉट और फुट में Zn2+ टू Zn, so that means here we were gaining electron, so this was our reduction electrode potential concept। बताओ बेटा सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। यस सर। सबको सबको बेटा क्लियर या किसी को अभी भी डाउट है। हाँ जी बेटा क्लियर है सर। चलो अगर यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है, अगर अब बेटा यहाँ तक का कंसेप्ट सबको क्लियर था तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मुझे बता दो। अगर मैंने आपको यहाँ पर दिया है ई नॉट ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस Ag, और मैंने एक बार दिया है ई नॉट ट्वाइस Ag टू ट्वाइस Ag प्लस। क्लियर। तो यहाँ पे बताओगे ऊपर वाले को मैं क्या बोलूं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऊपर वाले को रिडक्शन है ना, क्योंकि Ag+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन। गुड बेटा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो दिस वाज रिडक्शन। नीचे सिल्वर को कन्वर्ट कर रहा था Ag+, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हियर आई वाज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ देयर, इस बार वैल्यू किसकी बात कर रहा था, दिस वाज इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा आज मैंने ना सभी इलेक्ट्रोड्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, उससे हमें क्लियर होगा हमारा इलेक्ट्रोड कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, या इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा आज हमारा लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था, दिस वाज स्टडी ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडी ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा आज का लेक्चर देखना हमारा सारा ये स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी सीरीज की स्टडी, ये सीरीज ऊपर चला गया पढ़ा जाएगा, सबसे समझ आ जाएगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यस सर। Yes, हमारे पास स्टडी है ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा आपको ना ये इलेक्ट्रोड सीरीज को क्रैम नहीं करना, 2 पेजेस में है ये सीरीज, हमें इस सीरीज को पढ़ना आना चाहिए कि सीरीज को पढ़ना कैसे है। तो पढ़ने का कंसेप्ट क्या था बेटा, 3-4 लाइनें छोड़ देना, इसकी डेफिनेशन अभी हम लोग लिखेंगे। क्लियर। मैंने आपके साथ यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर मैंने कर दिया आपके साथ लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, here we get formation of lithium,
और यहाँ पर मैंने ई नॉट वैल्यू दे दी। इसकी ई नॉट वैल्यू वाज इन टर्म्स ऑफ दिस, ई नॉट था यहाँ पर -3.05 वोल्ट फर्स्ट केस। सेकंड केस मैंने यहाँ पर दे दिया Na प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन गिव अस फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। यहाँ पर मैंने ई नॉट की वैल्यू दे दी -2.71 वोल्ट। थर्ड वैल्यू दे दिया Zn2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव अस फॉर्मेशन ऑफ Zn। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू आ गई -0.76 वोल्ट। फोर्थ मैंने दे दिया ट्वाइस H प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस हाइड्रोजन। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू दे दी 0.00 वोल्ट। फिफ्थ मैंने यहाँ पर दे दिया कॉपर 2 प्लस गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव अस फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू दे दी +0.34 वोल्ट। और एक सिक्स दे दिया Ag प्लस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू हमें दे दी +0.80 वोल्ट। क्लियर बेटा, ये वैल्यूज दे दी। तो मैंने ना यहाँ पर ई नॉट लिखा है। पहले तो मुझे देखकर बताओ वेदर दीज वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन। क्लियर? हाँ जी एक मिनट बेटा, सॉरी आप में से किसी का मैसेज है वही देख रहा था बस। हाँ जी बेटा, अब बताओ ये जो मैंने सभी वैल्यूज दी हैं आपको, ये वैल्यूज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? Reduction, sir. है ना, बिकॉज ऑल दीज आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे थे तो दिस और दिस इन टर्म्स ऑफ आवर आर ई पी लिख दूं, दीज ऑल आर आवर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। क्लियर? तो देखो बेटा, इन वैल्यूज को जब मैंने अरेंज किया, थोड़ा सा ध्यान से देखो, फर्स्ट वैल्यू माइनस में है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं दीज वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। हाँ जी बेटा, नीचे जाने पर ये सारी वैल्यूज बढ़ रही थी। So this was our electrochemical series. When we arrange our electrode potentials on the basis of increasing values of reduction electrode potential, that series is known as electrochemical series. ये थी बेटा हमारे पास electrochemical series. पहले बताओ, अब लिखवा दूं definition. What do you mean by this electrochemical series? हाँ जी बेटा, Yes, sir. लिख लो. What do you mean by this electrochemical series? The various electrodes have been arranged. The various electrodes have been arranged in the order of their increasing values. In the order of their increasing values of standard reduction potentials. In the order of their increasing standard reduction electrode potentials. This is known as electrochemical series. This is known as electrochemical series. अब बेटा सब बताओ, मुझे सिर्फ 2 या 3 का यस सुनने को मिलता है, नैना का और नीरज और निकुंज, बाकी सबको क्लियर है अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जस्ट लॉजिक एक? Yes, sir. क्लियर? अगर क्लियर है तो बेटा अब 11th क्लास में अगर याद करो, हमारे पास सिर्फ क्वालिटेटिव कंसेप्ट थे। क्वालिटेटिव कंसेप्ट मीन सिर्फ इसके रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर थे। अब बेटा 12th क्लास में हमारे पास इस टॉपिक के क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, इसके क्वांटिटेटिव मींस अब इसके न्यूमेरिकल्स भी हमारे कोर्स में है। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे एप्लीकेशंस ऑफ दिस सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ दिस सीरीज, मैंने इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करना था। तो बेटा आपके पेपर में कभी भी एप्लीकेशंस नहीं आई, आपको हर बार ना ये वैल्यूज आ जाती हैं, इन्हें अरेंज करना आता है। व्हिच कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, व्हिच कैन अंडरगो रिडक्शन, व्हिच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे इनके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैंने पढ़ा दैट दिस सीरीज हेल्प्स अस टू कंपेयर, दिस सीरीज हेल्प्स अस टू कंपेयर reactivity order, to compare reactivity order of electrodes
helps you study reactivity order of our electrodes. ये order of electrodes को study करता है reactivity order को. क्लियर? तो बेटा इसका मीनिंग क्या था reactivity order? अब तुम लोग बताओगे आपको कौन ज्यादा reactive लग रहा है, लिथियम ज्यादा reactive लग रहा है या सिल्वर? जितना मुझसे अभी तक समझ आया आपको कौन ज्यादा reactive लग रहा है सीरीज में, लिथियम या सिल्वर? हाँ जी बेटा, लिथियम सर. है ना? लिथियम। अगर मुझे ये सीरीज नहीं भी आती, देखो सोडियम की वैल्यू क्या नेगेटिव, हम लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ा था सोडियम को कहाँ रखते हैं हर बार, केरोसिन में, क्योंकि अगर सोडियम को ओपन में रखा, सोडियम वाज हैविंग टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देता है ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट. बेटा इसलिए मैंने बुक में से ना आपकी ये सीरीज थोड़ी सी सोच कर लिखी है. सिल्वर का क्या होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाई है, तो सिल्वर वाज हैविंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम लोग सिल्वर को एक और नाम क्या दे रखा है, नोबल मेटल. नोबल मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि सिल्वर कभी भी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करता, इट हैज गॉट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो सिल्वर रिटेन इट्स आइडेंटिटी, सिल्वर अपनी आइडेंटिटी को क्या रखता है बेटा, रिटेन. तो बेटा अगर पेपर में अब आपको आ जाता फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन सबको अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किन 6 को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. तो आपको अगर मेरा कंसेप्ट याद था, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो दैट एलिमेंट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर. तो पक्का इसमें फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट फिफ्थ और नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ. दिस वाज आवर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ आवर दीज एलिमेंट्स. बताइए सबको क्लियर हुआ बेटा ये कि नहीं? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? 1 2 3 5 6. हाँ जी बेटा, यस सर। सबको क्लियर हुआ? Yes, ये तो आ sir. गया बेटा टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड्स. हाँ जी, मैं सबसे नाम अब लूं, अक्षत, गौरव, मनीष, सबको क्लियर हुआ बेटा ये टॉपिक, पहला एप्लीकेशन? Yes, sir. सारे बोलो यस सर. एक बोला है, पता नहीं मनीष बोला है, पता नहीं गौरव बोला है या अक्षत. हाँ जी सबको क्लियर? अरे यस बोलने या नो बोलने में भी टाइम लगता है. यस सर। Yes, sir. सारे बोला करो ना यस सर, ये क्या बीच बीच पकड़ के बोलवाना पड़ता, बोलो यस या नो. चलो अब अगर बेटा पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, तो दिस सीरीज वाज हैविंग फर्स्ट एप्लीकेशन दैट वी कैन फाइंड आउट व्हिच इलेक्ट्रोड इज हाईली रिएक्टिव, व्हिच इलेक्ट्रोड इज लीस्ट रिएक्टिव. अब याद है बेटा 10th क्लास में टीचर्स रट्टा लगवाते थे सीरीज को, वो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके बीज दे, पता नहीं क्या क्या था. तो उसमें क्या होता था, केदारनाथ का माली आपका पोटेशियम सोडियम सीरीज में ऊपर लाई करते थे और सिल्वर कॉपर नीचे लाई करते थे. तो दैट जो ऊपर वाला एलिमेंट था वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता था और सेट टू बी मोर रिएक्टिव. तो बेटा 10th क्लास तक तो हमें सीरीज को रट्टा लगाना पड़ा. अब हमें क्रैमिंग नहीं थी, हमें बस इन वैल्यूज को समझ आना चाहिए पढ़ना कैसे है. ये वैल्यूज पेपर में मेंशन्ड होती हैं, आपको सिर्फ इन वैल्यूज को पढ़ना आना चाहिए. तो इससे मुझे पक्का हो गया कि अब जो ई नॉट है इसकी वैल्यू सबसे कम है, तो दैट मींस दिस स्पीशीज हैज गॉट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो पक्का है दिस इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर. सिल्वर का रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था, हाई. सिल्वर कैन ओनली गेन इलेक्ट्रॉन, अगर सिल्वर सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो दैट मींस दिस इज हाईली, तो यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम. तो ये नेचर में क्या हो गया, ऑलमोस्ट इनर्ट इन नेचर. क्लियर? अब बेटा फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास आ गई टू कंपेयर सेकंड, टू कंपेयर oxidizing, to compare oxidizing and reducing power. To compare oxidizing and reducing power. ये बेटा आपके पेपर में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है. Clear? To compare oxidizing and reducing power. ये आपके पेपर में बड़ी बार कंपटीशन और सीबीएसई दोनों में आ रखा है, इन सीरीज को अरेंज करना. शायद किसी को अगर 11th क्लास 11th के तो इस बार पेपर ही नहीं हुए कई स्कूल्स में, तो बेटा 11th में सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता था, इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर ना बोलूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना बोलूं तो ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, मींस वन एंड सेम थिंग. तो बेटा तुम लोग थोड़ा सोच कर आंसर दो. अगर मैं नीचे मूव कर रहा था, इस सीरीज में नीचे मूव कर रहा हूं, तो मेरा इलेक्ट्रोड इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है?
अगर मैं नीचे जा रहा था तो मेरा इलेक्ट्रोड जो है दैट वाज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी Oxidized. नीचे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? Oxidation. नीचे जाने पर बेटा, नीचे जाने पर ये सिल्वर का टेंडेंसी क्या टू गेन इलेक्ट्रॉन। याद करो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करते थे प्रोसेस कौन सा होता था, रिडक्शन। जो चीज रिड्यूस होती है वो एक्ट क्या करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पक्का था बेटा, इफ वी मूव डाउन द सीरीज आवर ऑक्सीडाइजिंग पावर विल इंक्रीज, तो मेरी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। और अगर मैं रिवर्स गया इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में गया तो आवर रिड्यूसिंग पावर विल इंक्रीज। अब किसी को अगर याद हो 11th क्लास में ग्रुप 1 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी, these can easily get oxidized, so were acting as strong reducing agent. ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो थे these were acting as our strong reducing agents। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, तो ऑक्सीडाइज करना आसान, तो these have got more reducing character associated with them। अब बताओ बेटा, सबको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर का कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का कंसेप्ट? Yes, sir. क्लियर? तो Yes, बेटा sir. Yes, sir. अब तुम्हारे में कंपटीशन में स्टेटमेंट आ रखी है, देखो स्टेटमेंट बताना गलत है या ठीक। हायर इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग करैक्टर एसोसिएटेड, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एसोसिएटेड। हायर इज द रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एसोसिएटेड विद इट। ठीक का या नहीं? Yes, sir. True. है ना? तो बेटा ठीक पेपर था। में ऐसे स्टेटमेंट्स आती हैं। गुड। तो इन स्टेटमेंट्स को पेपर में आता है ऑल ट्रू ऑल फॉल्स ऐसे करके, नहीं तो सीबीएसई में कमेंट करना आ जाता है। क्लियर? तो अगर ये क्लियर था तो बेटा अब मैंने ना इसे यहाँ से रब कर दिया, इसे रब कर दिया। अब जल्दी मत करना आंसर, क्योंकि मैं हर बार चेंज करता रहता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पर ना फिर इन्हीं को अरेंज कर दिया, 6 फिर फिर कर दिया यहाँ पर थर्ड, फिर सेकंड और फर्स्ट। मैंने इस बार इनको अरेंज किया बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है बेटा, इस बार मैंने 6 5 3 2 1 खुद अरेंज कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो आप सोचकर आंसर दो, मैं इनमें एरो ये यूज करूं या ये। मैंने 6 5th 3rd 2nd 1st को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। मैंने इन्हें ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेस पे अरेंज किया है। तो मुझे एरो बता दो, साइन कौन सा लगाऊं, ये वाला या ये वाला, लेस देन या ग्रेटर देन, कौन सा साइन? नीचे वाला। सर सेकंड। नीचे वाला। अच्छा, ये नीचे वाला नजर भी नहीं आ रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ, एक ये साइन और एक ये। कौन सा साइन यूज करे बेटा? नीचे वाला। चलो नीचे वाला, मुझे भी नहीं पता कौन सा था, मैंने आपके कहने पे इसे अरेंज कर दिया। क्लियर? अगर अरेंज किया है तो देखो बेटा सिक्स्थ एलिमेंट का क्या था, रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल हाई था। अगर हाई था तो इट वाज हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एसोसिएटेड। और अगर मैं फर्स्ट को लेकर चलता, फर्स्ट का क्या था, माइनस में है, तो दिस वाज हैविंग लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर एसोसिएटेड। तो गुड मींस आपने मुझे ये अरेंजमेंट क्या ठीक कराया था। पेपर में बेटा ऐसे ये आपको सीरीज अरेंज करनी आती है, कभी पेपर में नहीं आया गिव रीजन। आपको हर बार इस सीरीज के दो एप्लीकेशंस कॉमन है जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पे आता है। पहला रेक्टिविटी ऑर्डर, सेकंड which was acting as strong oxidizing agent और strong reducing agent, इनको आइडेंटिफाई करना आता है। अब बताओ बेटा मेरे साथ दो प्रॉपर्टीज तो क्लियर? Yes, sir. बेटा दो Yes, sir. सबको, हाँ जी बेटा सबको क्लियर या किसी को अभी भी डाउट है? हाँ जी सबको क्लियर? Yes, sir. कोई Yes, ऐसा Yes, एक तो sir. नहीं है जिसे डाउट है इनमें? अब बेटा इन दो के बाद अब इस दो के बाद ना किसी बुक में बेटा आपको 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है, किसी बुक में आपको 4 दे रखी है। तो मैंने ना थोड़ा सा बुक से अलग किया। मैंने प्रिडिक्ट किया स्पॉन्टेनिटी, तो प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा आज ये जो थर्ड एप्लीकेशन है, फोर्थ, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा आते हैं। इनके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक मैंने अभी रिएक्शन लिखा था, याद है Zn, इसको गेन किया था कॉपर 2+, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आता था Zn2+ और साथ में क्या आता कॉपर। क्लियर? अब तुम्हें से इन्हें क्या क्या करना सर, मैं तो ये रिएक्शन ऐसे लिखूंगा, कॉपर
यहाँ पर क्या Zn2+, यहाँ पर कॉपर 2+, और साथ में क्या था Zn। क्लियर? तो बेटा जैसे आपके साथ जो स्टार्टिंग से क्लासेस लगा रहे थे, सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स के लिए आदत डालता था यूनिट सेल ड्रॉ करो, सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल के लिए आपको आदत डालता था कि न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले परसेंटेज को तोड़ो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको लॉजिक दिया था, जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिया है न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, पहले उस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ो कि मुझे क्या क्या मिल रहा है। कॉपर सल्फेट टूट कर देता था Cu2+ और SO4 2-, निकल नाइट्रेट था तो निकल 2+ और साथ में नाइट्रेट आयंस। ऐसे ही बेटा जब भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का न्यूमेरिकल आए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो बेटा आप ऐसा करोगे, मुझे पहले ऊपर वाले की सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखवाओगे, क्या आएगा? ये सॉल्व ब्रिज तो मैंने शो कर दिया। अब आगे कैसे करें? हाँ जी बेटा, आगे कैसे करूं? इस साइड क्या लिखे और इधर क्या लिखे? Zn2+. यहाँ पर Zn किस में जा रहा है? Zn2+, और यहाँ पर कॉपर 2+, ये किस में जा रहा है? कॉपर। याद है ये हमारे पास एनोड था, ये हमारे पास क्या था? कैथोड। तो यहाँ पर मैंने अब फाइंड करना है ई नॉट सेल। तो बेटा ई नॉट सेल का हमारे पास फॉर्मूला है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, साथ में क्या होता है? एनोड। बेटा आज से ना इन न्यूमेरिकल का एक लॉजिक याद रखना, मैं जब आपकी चेन में करता था मैं न्यूमेरिकल में फंस जाता था। ये बेटा याद रखना, न्यूमेरिकल्स में वी कंसीडर वैल्यूज ऑफ दीस ऑल इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं इन सबकी वैल्यूज लूंगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने कहीं पे भी इन न्यूमेरिकल्स में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज में नहीं लाना, ये आपने ध्यान रखना। ये तो देखो जब बेटा ये था तो यहाँ पे पक्का है मेरे पास ई नॉट कैथोड पे मेरे पास कॉपर 2+, किसमें जा रहा है? कॉपर में, और एनोड पे ई नॉट। ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे पास Zn2+, किसमें जा रहा है? Zn। इसलिए बेटा मैंने आपको पहले टिप दिया है, वैल्यूज हमेशा जो है हमारे पास दीस शुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि पता क्या, जब आप करते हो न्यूमेरिकल्स ध्यान नहीं रखते, ये ऑक्सीडेशन है तो तुम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन का वैल्यू लोगे, पर ध्यान में रखना वी हैव टू कंसीडर वैल्यू ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज इन आवर न्यूमेरिकल। अब अगर तुम में से किसी को याद हो, मैंने तो टेबल ड्रॉप कर दिया, आप देखो कॉपर 2+ की वैल्यू मैंने कितनी रखी है? 0.34। अब आप बताओगे टेबल पढ़कर मैंने जिंक की कितनी वैल्यू दी है आपको? हाँ जी बेटा, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है? -0.76. गुड, तो -0.76, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आंसर क्या आ गया? 1.10 वोल्ट। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है देन दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। तो बेटा जब भी हमारे पास ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आएगा then this process is spontaneous, that means that electrochemical cell can work. क्लियर? अदरवाइज अगर ये आंसर नेगेटिव में आ गया तो दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल नेवर बी स्पॉन्टेनियस, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अक्कर नहीं करेगा। जैसे अभी आप में से मैंने आपको कहा था, मैंने एक बार तो ये केस कर दिया, क्लियर? आप में से एक ने क्या कहा? खन्ना सर नहीं ऐसे लिखो, तो अब आपने मुझे लिखवा दिया कॉपर 2+ और Zn2+, ये किसमें गया? Zn। तो अगर अब मैं इसका ई नॉट सेल फाइंड करता तो क्या आएगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो इसकी वैल्यू -0.76 और इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास? +0.34। तो ये आंसर -1.10 वोल्ट माइनस में आ गया। दैट मींस दिस सेल कैन नॉट वर्क। तो बेटा कंपटीशन और सीबीएसई का सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है, फाइंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल या प्रेडिक्ट वेदर गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर तुम बच्चे पेपर में पक्का गलती करते हो, Zn से Zn2+ ऑक्सीडेशन, खन्ना सर ने शायद गलत लिख दिया। बेटा मैंने गलत नहीं लिखा, यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला था, ई नॉट ईएमएफ ऑफ द सेल इज गिवन बाय ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये एनोड था और ये क्या था? कैथोड। तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव, तो दिस सेल कैन वर्क एंड दिस सेल कैन नॉट वर्क इन नेचर। ये था हमारा लॉजिक का क्वेश्चन। अब बताओ सबको स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, सबको Yes, sir. स्पॉन्टेनिटी करना क्लियर? तो बेटा न्यूमेरिकल में बस ध्यान रखना है। Yes, sir. ओके बेटा, गुड। तो हमें हमेशा न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, बोथ वैल्यूज शुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका बेटा हमारे पास लॉजिक था, बता दूं वो लॉजिक या ध्यान रहेगा सबको? हाँ जी बेटा, सबको ध्यान रहेगा? Yes, sir.
क्लियर। अब इसके बाद कर दूं ना इस थर्ड एप्लीकेशन को, सबको क्लियर हुआ या कोई और एग्जांपल पकड़े एक? हाँ जी क्लियर है सर। चलो एक और मैंने एग्जांपल लिखा, क्योंकि मुझे अभी भी ना तुम सबका यस सुनने को नहीं मिल रहा। अगर यस सुनने को नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है अभी भी कोई ना कोई फंस रहा है इसमें। तो मैंने अब आपके साथ क्या किया, ट्वाइस एजी, यहाँ पर कॉपर 2+, ये मुझे मिल गया ट्वाइस एजी प्लस, और साथ में क्या मिल गया कॉपर। क्लियर। तो आपको पेपर में आ गया प्रिडिक्ट वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, इसका स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट करना आ गया। तो बेटा ऐसे तो मुझे भी कभी नहीं आएगा, आप पहले मुझे इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखवा दो। हाँ जी अक्षत, चलो सभी नहीं, अब जिससे पूछता जाऊं। अक्षत मैंने ये तो लगा दिया बेटा सॉल्व ब्रिज, अब बता इधर क्या लिखूं लेफ्ट हैंड साइड? हाँ जी अक्षत क्या लिखूं अब इधर? हाँ जी अक्षत हाँ जी बताओ अब। So 2AG और 2AG plus हाँ हाँ मुझे तो मैं तो भूल गया, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखूं अब इधर। अक्षत हाँ जी अक्षत गौरव कोई बता दो बेटा। सर 2AG। ट्वाइस एजी, ट्वाइस एजी किसमें जा रहा है, इनटू ट्वाइस एजी प्लस, और इधर मेरे पास क्या हो रहा है कॉपर 2+, किसमें जा रहा है इनटू कॉपर। याद है ये एनोड था और ये क्या था कैथोड, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस क्या था ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई नॉट कॉपर 2+, कॉपर इधर आ जाएगा मेरे पास ई नॉट ट्वाइस एजी प्लस, साथ में क्या आ गया ट्वाइस एजी। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 0.34, तो बेटा इसकी वैल्यू आप बताओगे सिल्वर की क्या गिवन है? हाँ जी वो जो सीरीज थी सर बेटा वो, 0.80। है ना? अगर ये 0.80 है तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो दैट मींस दिस सेल कैन नॉट बी यूज्ड, इसे मैं स्पॉन्टेनियस सेल यूज नहीं कर सकता बिकॉज़ ई नॉट सेल वाज नेगेटिव इन नेचर, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये था बेटा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दैट वी कैन प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी। मैं स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्ट कर सकता था वेदर दिस सेल कैन वर्क और नॉट। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ? yes sir। क्लियर। यस सर। अक्षत गौरव क्यों नहीं आंसर दिया था, मुझे समझ नहीं आया था पहले या क्या? अक्षत सब कंफ्यूज, सब पता नहीं ये। क्या वो बता बेटा, इसलिए तो मैं आप बच्चों से पूछ रहा था क्लियर हुआ आपके या शुड आई रिपीट? हाँ जी नो अक्षत। सर। अक्षत बेटा मैं आप सब बच्चों से कहता हूँ देखो मैं बिल्कुल स्लो करा रहा था, सिलेबस टाइम पे खत्म करना खन्ना सर की जिम्मेदारी है, पर डाउट्स क्लियर करना तुम बच्चों का है। तो बता दो सबको समझ आया या शुड आई रिपीट? अक्षत नो सर। क्या क्लियर? नो सर मतलब क्या मानूं, क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। क्लियर है तो फिर मुझे पहले रिएक्शन लिखवाई क्यों नहीं? हाँ जी अक्षर, अब अक्षर कहेगा खन्ना सर मुझे बहुत पकड़ते हैं क्लास में, तो बेटा मैं तो सबको पकड़ता हूँ धीरे धीरे करके। हाँ जी अक्षर गौरव सबको बेटा, सिर्फ दोनों से नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, मनीष परीन शुभा सब बच्चों से, सबको क्लियर है या कोई डाउट है? चंद्रेश yes sir। हाँ जी चंद्रेश क्लियर? यस सर। ऊंचा बोल दो, मुझे तो बड़ा कहते हो, थोड़ी सी आवाज हो जाए करना सर वॉइस नहीं आ रही, अब तुम्हारी वॉइस मुझे नहीं आ रही। हाँ जी चंद्रेश क्लियर? यस सर। चलो अगर बेटा यहाँ तक थर्ड एप्लीकेशन क्लियर है, अब कंपटीशन तक ना हमारे फोर्थ एप्लीकेशन के क्वेश्चंस यहाँ पर सबसे ज्यादा आएंगे। तो अब मुझे, हाँ जी अब जिन्होंने अभी तक कोई आंसर नहीं किया, मनीष अक्षत गौरव क्लियर, और बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया वो मुझे अब आंसर करना। अब इसके बाद बेटा हमारी लास्ट एप्लीकेशन आ गई, इस एप्लीकेशन के बाद हमारा बाकी लेक्चर आज का इसके न्यूमेरिकल्स में है, वो था टू प्रिडिक्ट लिबरेशन
liberation of hydrogen gas from given mineral acid by metals. Clear? अब मैंने देखना which our metals can liberate hydrogen gas from our mineral acid. मिनरल एसिड बेटा हमारे पास तीन है, HCl, HNO3 और तीसरा कौन सा, H2SO4। तो इसके लिए ना बेटा मैंने आपके साथ दो रिएक्शंस लिखे, सोडियम को रेड किया किसके साथ, विद HCl। अगर इन दोनों को देखो मैंने रेड किया तो यहाँ पे पक्का है बेटा, जब भी सोडियम और HCl को रेड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ट्वाइस और ट्वाइस, तो मुझे आ जाएगा ट्वाइस NaCl और सामने क्या आ जाएगा, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ऐसे बेटा एक और रिएक्शन ही लिखना था, मैंने कॉपर का लिख दिया विद HCl और यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट मिल गया CuCl2। क्लियर? CuCl2 और साथ में यहाँ पर क्लियर CuCl2 और साथ में यहाँ पर मुझे मिल गया लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? पेपर में आ गया बेटा कि बोथ सोडियम एंड कॉपर कैन लिबरेट, या ओनली सोडियम कैन लिबरेट, या ओनली कॉपर कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस थ्रू दीज रिएक्शन। तो मुझे नहीं पता, मैंने आपको आदत क्या डाली कि इनका पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन करो। तो जिसको भी सेल का रिप्रेजेंटेशन भी मुश्किल लगता है, ट्वाइस N है, यहाँ पे ट्वाइस H प्लस, साथ में क्या था ट्वाइस Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या बनेगा ट्वाइस Na प्लस, ट्वाइस Cl नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या हुआ, Cl नेगेटिव दोनों साइड कॉमन है, तो घूम करके क्या रहेगा ट्वाइस सोडियम, इसे रेड किससे किया, ट्वाइस H प्लस, तो प्रोडक्ट क्या मिला ट्वाइस Na प्लस और साथ में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन। क्लियर? तो बेटा ये सारी रिएक्शन मैंने लिख दी पहली। अब आप ऐसा करो, मुझे इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखवा दो, मुझे सेल की रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, क्योंकि बेटा आपको टिप दे रहा था आज न्यूमेरिकल्स का कि जब भी न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले हम लोग सेल का रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे, देन आवर न्यूमेरिकल कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। क्लियर? अब बताओ क्या लिखूं इस साइड, अक्षर? हाँ जी बेटा, सॉल्व बीच के इधर क्या लिखें? सर ये 2Na गुड, ट्वाइस Na, इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, इनटू ट्वाइस Na प्लस, गुड, तो ये ऑक्सीडेशन आ गया। अब इधर क्या आना था, रिडक्शन, तो मनीष यहाँ पर क्या आ जाएगा ट्वाइस H प्लस, इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, हाइड्रोजन। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर E नॉट सेल कैलकुलेट करता, क्या था E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। क्लियर? इसका अगर वैल्यू याद हो, देखो हाइड्रोजन का वैल्यू क्या था, 0। हाँ जी 0 था। अब आप बताओगे सोडियम की वैल्यू क्या थी? हाँ जी बेटा सोडियम का, सर -2.71। हाँ मुझे तो याद था, मुझे ना तुम बच्चे बोलो -2.7, तो आंसर क्या आ गया +2.7। अगर प्लस है तो दैट मींस सोडियम कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस थ्रू आवर गिवन मिनरल एसिड। तो सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता था थ्रू आवर गिवन मिनरल एसिड। तो बेटा यहाँ तक न्यूमेरिकल के लॉजिक देते रहते ना, तुम में से एक स्टूडेंट ने टिप पकड़ा कि ई नॉट कैथोड, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल हमेशा क्या होना चाहिए, हाई। तो बेटा ये कंपटीशन में बड़ा काम आएगा। कंपटीशन में सिर्फ मैंने पूछा विच कैन लिबरेट विच कैन नॉट, मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बस पेपर में एक थंब रूल था। थंब रूल क्या था, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रो पोटेंशियल हर बार क्या होना चाहिए, हाई, तभी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर इधर का पॉजिटिव ज्यादा आ गया, ये वैल्यू ज्यादा है, क्लियर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। तो मींस पक्का है दैट विल बी आवर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन नेचर। क्लियर? अब बताओ बेटा सबको सोडियम का केस क्लियर? यस सर। Yes. यस सर। Yes, sir. अब अगर ये सोडियम का केस क्लियर है, अब मैंने सोडियम के साथ एक और दिया था, कौन सा दिया था, कॉपर का, तो मैं अब उसे लिखता हूँ। कॉपर, कॉपर को रेड किया था HCl, यहाँ पर आया था CuCl2 और साथ में क्या आता हाइड्रोजन गैस। अब आप लिखो इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी। हाँ जी बेटा इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन अब क्या आएगा, सोच कर, क्योंकि खन्ना सर भी अब आलसी थे, मैंने यहाँ पर Cl को कैंसिल नहीं Copper किया। to copper +2. गुड बेटा, कॉपर को कन्वर्ट किया किसमें, कॉपर 2 प्लस, और इधर मेरे पास देखो ट्वाइस H प्लस को हाइड्रोजन में कर रहा था। हाँ जी कर रहा था Yes, बेटा? sir.
अब देखो तुम में से एक स्टूडेंट ने क्या किया, आंसर सॉल्व ही नहीं किया। उसने मुझे क्या कह दिया, खन्ना सर ये स्पॉन्टेनियस सेल नहीं है, दिस कैन नॉट वर्क एज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि उसकी वैल्यू ध्यान में थी, ये वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू देखो क्या थी 0.34, इसका वैल्यू था 0.34, दैट मींस इस बार ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो पक्का है ई नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव। तो तुम में से एक स्टूडेंट अभी भी, खन्ना सर कैसे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट सेल यहाँ पर क्या था मेरे पास, ई नॉट ट्वाइस H प्लस है हाइड्रोजन, और इधर मेरे पास ई नॉट क्या था, कॉपर 2 प्लस है कॉपर। तो एक स्टूडेंट फिर देखता खन्ना सर ये तो कॉपर से कॉपर 2 प्लस था, पर मैंने आपसे पहले कहा था we always consider these values in terms of their reduction electrode potential। मैंने हर बार इनकी वैल्यूज लेनी है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेस पे। तो जैसे ये किया, ये 0 और ये वैल्यू क्या थी प्लस 0.34, तो आंसर आ गया माइनस 0.34। तो दैट मींस दिस कैन नॉट लिबरेट आवर हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। अब बताओ बेटा सबको चारों एप्लीकेशंस ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर, या कोई रिपीट करूं? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। तो बेटा देखो इसमें Yes, थंब रूल, sir. हाइड्रोजन से ऊपर मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिखे थे, लिथियम, सोडियम और जिंक। तो दैट मींस जिनकी रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स क्या था, नेगेटिव, ऑल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस थ्रू आवर गिवन मिनरल एसिड। कह सकता था थंब रूल? हाँ जी बेटा, कह सकता था कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, लिथियम, सोडियम और थर्ड कौन सा लिखा था, जिंक, all were having negative values, so all these were having less reduction electron potential as compared to hydrogen, so all these can liberate hydrogen gas through our given mineral acids। और जो हाइड्रोजन के नीचे थे कौन, कॉपर और सिल्वर, these can never liberate hydrogen gas from their mineral acids। इसलिए बेटा हम लोग अब घरों में ज्यादातर यूटेंसिल्स किसके यूज करते हैं, कॉपर के, क्योंकि कॉपर का क्या था, वो एसिड को बीच में नहीं आने देगा। क्लियर, वो H प्लस को एज सच ही रखेगा, वो हमारे पास प्योरिटी बढ़ाता है। क्लियर। अब बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ ये एप्लीकेशन लास्ट? हाँ जी बेटा। Yes, sir. सब Yes, sir. सबको, किसी को कोई Clear, डाउट? sir. हाँ जी, गौरव, 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 अक्षत, आर्यन, सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? परीत, Yes, sir. सुबह, Clear है sir. पक्का? अगर यहाँ तक क्लियर है, अब बेटा इसका ना एक मैं थोड़ा सा, अब मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल पूछ रहा था, क्लियर? अब सोचकर आंसर देना। मैंने अभी आपको फर्स्ट सीरीज में, सेकंड में और थर्ड में मैंने आपको दिया था लिथियम प्लस, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू क्या थी, -3.05 वोल्ट। एक मैंने आपको दिया था Na प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू क्या थी, -2.71 वोल्ट। एक मैंने दिया था Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या था Zm, यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू थी -0.76 वोल्ट। क्लियर। तो ये तीनों हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे थ्रू मिनरल एसिड। अब पेपर में आ गया, इन तीनों को अरेंज करो। अब बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। क्लियर। क्या इस बार मैंने क्वेश्चन बोला, अरेंज ऑल दीस 3 इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी, increasing tendency of liberation of hydrogen gas। तीनों के तीनों लिबरेट तो कर रहे थे, पर इस बार इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो तुम में से एक ने मुझे कहा खन्ना सर 1 2 3 ऐसे लिखो, एक ने मुझे कहा खन्ना सर लिखो 3 2 1 ऐसे। तो मैं पहले वाले की बात मानूं या दूसरे की? Sir, second. चल गुड, अगर इतनी जल्दी आंसर दिया, सेकंड क्यों माना बेटा मैंने कि ये आंसर ठीक था? क्यों? क्योंकि देख लिथियम का क्या था, माइनस था, दैट मींस दिस वाज हैविंग लीस्ट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज। अगर ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन भी क्या देगा, फास्ट। और तीसरा ये देगा, पर ये इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है, स्लो। अगर स्लो दे रहा है तो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन भी क्या होगी, स्लो। दैट्स व्हाई आंसर ऑफ दिस विल बी 3 2 1। ये था बेटा हमारा अरेंजमेंट ऑफ दिस सीरीज। अब बताओ सबको ये क्लियर हुआ? लास्ट एप्लीकेशन क्वालिटेटिव बेस सबको क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी बेटा। Yes, sir. Clear है sir. सच मन्नत, तेरा भी बेटा पेपर था फिजिक्स का हो गया?
सर फिजिक्स का कल था, आज इंग्लिश 1 था। तो अब केमिस्ट्री का कब है? सर मंडे को। मंडे को। तो तेरे तो बड़े चैप्टर अजीब अजीब से आ रहे, पर तूने मुझे कोऑर्डिनेशन का भी नहीं टेस्ट दिया। सर मैं कब देती, वो मेरा फिजिक्स का पेपर था, फिर आज इंग्लिश था, छुट्टी नहीं थी बीच में। अच्छा, तो बेटा अब लास्ट लेक्चर देखा था फिर मैंने? लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था, वो तो नहीं देखा होगा फिर अभी? नहीं सर, अभी देखूंगी सारे उसके। पर देख लेना बेटा, क्योंकि अब मुझसे भी गलती होगी, तेरा ध्यान नहीं रहा। नहीं तो एक नया स्टूडेंट आया था, उसकी मैंने सुबह एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, या तो तुझे भी ऑनलाइन लेकर मैंने उसके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही आज किया था। और ये 11th में भी था बेटा। अगर तुझे मुश्किल लगता है ना, मैंने लेक्चर डाल रखा है इसका। पेपर खत्म कब है? खत्म कब सर? 17th को लास्ट है। 17th को। क्यों, केमिस्ट्री के बाद फिर कौन सा रह गया? बायो? सर बायो है, मैथ्स भी है सर, और इंग्लिश के 2 होते हैं ना, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2। फिर तो अभी टाइम लगेगा तेरे पेपर एंड होने में। तो बेटा वो लेक्चर मत छोड़, बीच में से टाइम निकाल कर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है सर। ठीक है? और यस अब सर। बताओ बेटा, सबको यहाँ पर क्वालिटेटिव कांसेप्ट्स ऑफ आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं आया ये लास्ट क्वेश्चन में? हाँ जी मनीष, मनीष, चंद्रेश, नो सर। सबको क्लियर बेटा ये लास्ट? तो बेटा जब आप पेपर दोगे ना, पक्का है तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। इस साल जेई के पेपर में बेटा ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चंस आ रखे थे। कभी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसी में आया, किसी में ऑक्सीडाइजिंग पावर आया, ये क्वेश्चन सभी आए पेपर में। इसलिए आप ध्यान में, मैंने जब आपके साथ चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले 11th का कंसेप्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन्हीं टर्म्स को क्लियर किया था। अदरवाइज इस चैप्टर को समझना मुश्किल था हमारे पास। अब बताओ बेटा, सबको यहाँ तक क्लियर? हाँ जी क्लियर बेटा? Yes, क्लियर? sir. अब करें इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट। तो बेटा बस न्यूमेरिकल्स में एक चीज ध्यान रखना, वी ऑलवेज कंसीडर दीज वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं हर बार न्यूमेरिकल में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज कंसीडर करूंगा। एक लिखो आज फर्स्ट न्यूमेरिकल। और बेटा आज के न्यूमेरिकल्स का टिप यही था कि जब भी इनके न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल करेंगे बाद में, पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन लिख लो। क्लियर? तो लिखो आज फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट, कैलकुलेट। अब देखो बेटा, ये बार बार बड़ा सा वर्ड आएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आप इसको लिख दो ऐसे, कैलकुलेट ई नॉट सेल। कैलकुलेट ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल which involves the following reaction। और इस बार हमें रिएक्शन क्या गिवन है? Zn। इसको रेट क्या किया? Ag प्लस, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया Zn 2 प्लस, और साथ में क्या आ गया? Twice Ag। We have to find standard EMF of the cell for the reaction involving zinc और Ag प्लस का रिएक्शन दे रखा है। इस बार मुझे यहाँ पर वैल्यूज गिवन है, E नॉट Ag प्लस इज इक्वल टू माइनस 0.80 वोल्ट। एक मुझे गिवन है E नॉट Zn से Zn 2 प्लस, ये वैल्यू गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट। क्लियर? मुझे इस बार ये दो वैल्यूज गिवन है यहाँ पर। क्लियर? तो बेटा तुम्हें, आपको मैंने अब आदत क्या डाली थी, पहले इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखो। तो अगर मैं इसका सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखता, मेरे पास क्या आ जाएगा? Zn किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn 2 प्लस। इधर मेरे पास क्या है? ट्वाइस Ag प्लस। यहाँ पे क्या है? ट्वाइस Ag। तो मुझे ध्यान देगा E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस क्या था? E नॉट एनोड। क्लियर? इसको और फर्दर ब्रेकअप करूं तो E नॉट, यहाँ पर क्या था? ट्वाइस Ag प्लस, ट्वाइस Ag माइनस क्या था मेरे पास? E नॉट, यहाँ पर क्या था? Zn 2 प्लस से Zn। क्लियर? अब बेटा आगे मत लिखना अभी। अब तुम्हें से एक ने Ag प्लस की वैल्यू देखी माइनस 0.80, माइनस 0.76, और इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया। सॉरी, और ये वैल्यू हमें दे रखी है प्लस में, तो ये वैल्यू यहाँ पर प्लस में। क्लियर? तो उसने ये आंसर निकाल दिया। आंसर क्या आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया, उसने कहा दिस सेक्शन इज नॉट फिजिबल। क्लियर? दैट दिस सेक्शन इज नॉट फिजिबल। अब बेटा आप बताओ, मैंने ये वैल्यूज यहाँ पर ठीक लिखी है दोनों की? हाँ जी बेटा, मैंने ये वैल्यूज ठीक लिखी है यहाँ पर? No, sir. क्योंकि बेटा Ag से Ag प्लस, Ag से Ag प्लस मींस मैंने आपको दोनों वैल्यूज दी हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
मुझे यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोपोटेंशियल नहीं, मुझे ये वैल्यू चाहिए थी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोपोटेंशियल, इसलिए बेटा पेपर में इसके न्यूमेरिकल्स गलत होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ पर वैल्यूज किसकी चाहिए थी ऑफ आवर Zn2+। तो यहाँ पर मुझे चाहिए था Ag प्लस से Ag, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 0.80 वोल्ट। मुझे यहाँ पर ये नहीं, मुझे चाहिए था Zn2+ से ये क्या था माइनस 0.76 वोल्ट। तो अब इन वैल्यूज को पुट करो 0.80 माइनस 0.76, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर घूम के आ गया 1.56 वोल्ट, वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। और ये नहीं कि बेटा मैंने गलती से लिख बैठा था, पेपर में हम लोग आपको वैल्यूज देते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पर जिसे मेरा लॉजिक याद रह गया, we always consider these values in terms of reduction electrode potential, तभी हमारे आंसर ठीक आएंगे। क्लियर? अब बताओ सबको क्लियर हुआ पहला एक सिंपल न्यूमेरिकल? Yes, sir. क्लियर? तो अब बेटा जो सेकंड न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, ये तुम्हारे सीबीएसई और कंपटीशन में ऐसे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। करें सेकंड न्यूमेरिकल? हाँ जी बेटा, इसे कर दो रब। Yes, ये मुझे एक मिलता सोई आवाज में बोलता है यस सर, पर बोलता तो है, बाकी सारे भी बोला करो जरूर। और बेटा मैं बार बार कहता हूँ, मेरे 1 आवर 30 मिनट्स की क्लास में अगर किसी को मेरी बात का बुरा मत मानना, मुझे बस होता है कि तुम लोग सारे मेरे साथ ना अटेंटिव होकर सारे मुझे आंसर करो, मेरा और कोई मोटो नहीं होता, मुझे कोई तुम बच्चों को वो नहीं करना, ह्यूमिलेट या कुछ नहीं करना, पर मुझे होता है कि मेरा लेक्चर समझ आए, इंटरेस्ट बने और तुम लोगों को क्लियर हो जाए बस मेरे साथ। ऐसा ना हो कि लेक्चर बंद करके सिर दर्द हो गया, आज तो कुछ समझ ही नहीं आया, ऐसी फीलिंग ना आए बस किसी की। ठीक, करें अब सेकंड न्यूमेरिकल। अब देखना बेटा सेकंड न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे करना ना 2 बार बोर्ड लिखकर भर दूंगा, और तुम में से जिसको मेरे साथ लॉजिक क्लियर है वो मुझे कहेगा खन्ना सर ये तो 2-3 लाइन में आंसर आ जाना था। तो लिखो बेटा नेक्स्ट, अ सेल इज प्रिपेयर्ड, a cell is prepared by dipping copper rod in copper sulfate solution, by dipping copper rod in copper sulfate 1 molar solution and a nickel rod in nickel sulfate solution having concentration 1 molar, दोनों की concentration क्या है 1 molar। और साथ में हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है E0 निकल प्लस 2 से निकल इज इक्वल टू माइनस 0.25 वोल्ट्स, और एक और गिवन है E0 क्लियर? बेटा एक हमें दे रखा कॉपर रॉड डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, निकल रॉड डिप्ड इन 1 मोलर निकल सल्फेट सॉल्यूशन। और अब इसके 4 क्वेश्चंस आ गए। फर्स्ट, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन? फर्स्ट, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन? सेकंड, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल? व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल? थर्ड, हाँ जी बेटा दोनों लिख लिए। फर्स्ट what will be the cell reaction? Second, what will be the standard EMF of the cell? Third, which electrode will be positive? Which electrode will be positive? और fourth, how will the cell be represented? यानी मैंने सेल की रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो 4 पॉइंट्स पूछे। फर्स्ट, what will be the cell reaction? Second, what will be the E0 of the cell? Third, which electrode will be positive? और fourth, how will the cell be represented? क्लियर? अब बेटा देखो जब इन दोनों को कनेक्ट किया, या तो ये एनोड ऐड करेगा या तो ये एनोड ऐड करेगा। सपोज अगर ये एनोड ऐड कर रहा था तो मैं कॉपर, इसकी रिएक्शन किसके साथ की? निकल सल्फेट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया? CuSO4, और साथ में क्या आ गया? निकल। क्लियर? ऐसे बेटा अगर दूसरा आपने किसी ने कहा खन्ना सर इसे एनोड मानूंगा, तो निकल इसको रेड किया CuSO4, तो प्रोडक्ट आ गया निकल सल्फेट, और साथ में क्या आ गया? कॉपर। अब याद है बेटा आपको शुरू से आदत क्या डाली है? न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन। तो अब मुझे कौन बनवा देगा अभी तक जिसने नहीं बनाई? परी आप बनवा दोगे बेटा इसकी सेल की रिप्रेजेंटेशन? इस सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी?
हाँ जी परीन, कॉपर को कन्वर्ट किया है किसमें, Cu2+। हाँ जी बेटा, यहाँ पे कॉपर को कन्वर्ट किसमें किया है, Cu2+। तो दैट मींस कॉपर को Cu2+ और साथ में निकल +2 को किसमें कन्वर्ट किया है, निकल। तो यहाँ पर अगर मैंने E0 सेल फाइंड आउट किया, क्या आ जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो इस बार देखो दोनों वैल्यूज बताओगे बेटा, मैंने ठीक दिया या कुछ चेंज करें। इस बार दोनों ठीक है। वैल्यूज गुड, दोनों ठीक दी है ना, ये भी रिडक्शन में है, ये भी रिडक्शन में है। तो कैथोड निकल का वैल्यू मेरे पास क्या था, -0.25, क्लियर। और साथ में कॉपर का वैल्यू क्या मेरे पास, +0.34। तो दैट मींस ये भी क्या हो गया, घूम फिर के माइनस। तो आंसर क्या आ गया, -0.59 वोल्ट। दैट मींस दिस रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस, ये रिएक्शन नहीं हो सकता यहाँ पर। तो दिस वाज द बेसिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो पहला आंसर तो मिल गया सेल की रिएक्शन। हाँ जी बेटा, फर्स्ट आंसर मिल गया सेल का रिएक्शन, यस सर। क्लियर। अगर सेल का रिएक्शन मिल गया तो अब इसकी मुझे बनवा दो सेल की रिप्रेजेंटेशन। निकल टू प्लस। गुड, निकल को यहाँ पे कन्वर्ट किया किसमें, निकल +2 और कॉपर +2 को कन्वर्ट किया किसमें, कॉपर। तो यहाँ पर E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस क्या है, E0 एनोड। तो क्या आ गया मेरे पास 0.34 माइनस 0.25। तो आंसर क्या आ गया, +0.59 वोल्ट। तो दैट मींस आ गया आंसर। तो देखो बेटा, पहला पार्ट आ गया सेल की रिएक्शन, सेकंड आ गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, फोर्थ पार्ट आ गया सेल की रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर तुम्हें याद हो, ये हमारे पास क्या था, एनोड, ये हमारे पास क्या था, कैथोड। इधर ऑक्सीडेशन, इधर क्या था, रिडक्शन। तो मुझे भूल गया कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता था, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव। कैथोड पॉजिटिव। गुड, क्योंकि एनोड पर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। निकल किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2, इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। अगर बन रहे हैं तो दिस इलेक्ट्रोड कैरीज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इलेक्ट्रोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव है, मैंने यही पूछा व्हिच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो पक्का है कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव इन नेचर। अब बताओ बेटा, मेरे साथ थोड़े से न्यूमेरिकल के कंसेप्ट समझ आए कि नहीं। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुए कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. का तभी बेटा आगे जाऊंगा। अब आगे जो 2-3 न्यूमेरिकल्स करने हैं वो अब थोड़े से टिपिकल आ जाएंगे। अब बताओ बेटा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लूं, ये क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट टाइम ना तुम्हारे पेपर में जैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, मैंने ना अब स्टोर करना था यहाँ पर। अब बेटा अगर मेरे साथ ये कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर करने में जल्दी मत करना, क्लियर, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल का वो लॉजिक है। मैंने क्या लिया यहाँ पर, निकल का वेसल और इसमें स्टोर कर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, CuSO4 सॉल्यूशन, क्लियर। दूसरी बार मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉपर वेसल लिया और इसमें स्टोर कर दिया निकल सल्फेट का सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया निकल सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा आप बताओगे ए में ठीक रहेगा सॉल्यूशन या बी में ठीक रहेगा। मैं निकल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या कॉपर में निकल सल्फेट का सॉल्यूशन किसे सेव कर सकता हूँ, किसे कलेक्ट कर सकते हैं, किसे नहीं। हाँ जी बेटा, हाँ जी, किसमें स्टोर, जैसे 10th क्लास का बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, याद है, मैंने एसिड को स्टोर करना है, आयरन के वेसल में करूं या कॉपर के वेसल में, क्लियर। सर बी। मैंने ए में स्टोर कर सकता हूँ या बी में, सर बी में। है ना। अब देखो बेटा, अगर ए होता तो मेरा वेसल किसका, निकल का, सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट। तो निकल और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन फिजिबल था, तो निकल मेरा धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, यहाँ पर होल्स हो जाएंगे। अगर होल्स हो गए तो मेरा सारा का सारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, बाहर। ये बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल का लॉजिक था। ऐसे अगर यहाँ पे था, अब निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है, अगर निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है उसे मैं कॉपर के वेसल में इजीली स्टोर कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दिस रिएक्शन वाज नॉट फिजिबल। तो यहाँ पे निकल सल्फेट अपनी आइडेंटिटी और कॉपर अपनी आइडेंटिटी रखेगा रिटेन, बट दिस प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस इन नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक। हाँ जी बेटा करें।
करें एक Yes, लास्ट sir. बस एक लास्ट, ताकि मुझे भी मालूम है तुम लोगों की बस हो जाती है ऑनलाइन क्लासेस में। बस एक न्यूमेरिकल और बेटा अब फिर आप स्टूडेंट्स मुझे काफी तो मुझे सेंड कर रहे हैं नोट्स बनाकर, पर कहीं अभी भी नहीं सेंड करते। तो बेटा आपको बार बार कहता था मुझे नोट्स जरूर सेंड करो जो आप मेरे साथ बनाते हो। तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पक्का ये नोट्स सेंड करना जो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बना रखे हैं। ठीक बेटा। एक अब लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, predict whether silver and zinc react predict whether silver and zinc react with H2SO4 solution react with 1 molar H2SO4 solution with 1 molar H2SO4 solution to give out hydrogen gas or not, to give out hydrogen gas or not। फिर बोलता हूँ बेटा क्वेश्चन, predict whether silver and zinc react with 1 molar H2SO4 solution to give hydrogen gas or not, given हमें इस बार वैल्यूज गिवन है यहाँ पर E नॉट Zn 2 प्लस है Zn माइनस 0.76 वोल्ट। सेकंड गिवन है E नॉट, कौन सा गिवन है Ag का, तो Ag टू Ag प्लस माइनस 0.80 वोल्ट। पहले तो बेटा ये बता दो दोनों वैल्यूज मैंने ठीक दी हैं, नीचे वाली ठीक नहीं है ना? गुड। नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको क्या दी है? ऑक्सीडेशन। मुझे यहाँ पर चाहिए थी वैल्यू E नॉट Ag प्लस, इसमें Ag में तो प्लस 0.80 वोल्ट। तो दैट पेपर में आपको ये वैल्यू खुद ठीक करना पड़ेगा। अब देखो बेटा अगर बुक में करोगे, ये न्यूमेरिकल में पूरा पेज भर रखा है, और तुम में से अगर जिसको मेरे साथ कंसेप्ट किया था Zn, इसको रेड किससे किया? H2SO4। प्रोडक्ट क्या आ गया? ZnSO4। साथ में क्या आ गया? लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? सिल्वर। सिल्वर को भी रेड किससे किया? H2SO4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पक्का है, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ Ag2SO4। और साथ में क्या आ गया? लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब खन्ना सर ने आदत क्या डाली थी? पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन बना दो। तो अब कौन बनवाएगा इस साइड की सेल की रिप्रेजेंटेशन? है। Zn to Zn2 प्लस। गुड। Zn को मैंने कन्वर्ट किया किसमें? Zn2 प्लस, और H प्लस को कन्वर्ट किसमें कर दिया? हाइड्रोजन। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास ट्वाइस Ag किसमें जा रहा है? ट्वाइस Ag प्लस, और इधर मेरे पास क्या जा रहा है? ट्वाइस H प्लस, किसमें जा रहा है? हाइड्रोजन। तो देखो बेटा एक वैल्यू मैंने पूरी फाइंड की, ये एनोड, ये क्या था? कैथोड। तो E नॉट सेल, तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो 0.0 माइनस ये वैल्यू क्या? माइनस 0.76। तो ये आंसर आ गया 0.76 वोल्ट। क्लियर? दैट दिस रिएक्शन वाज फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है। क्लियर? अब ए स्टूडेंट ने क्या किया बेटा? उसने देखा यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? 0.0, इसकी वैल्यू क्या है? 0.80। क्लियर? तो बेटा अगर मैं वैल्यू ना भी फाइंड करूं, तुम लोग बताओगे ये रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं? सिल्वर का नो reaction- सर, हाँ जी, नॉट No, फीजिबल। sir. है ना? क्योंकि ए स्टूडेंट ने मेरा थंब रूल जा रखा है। ई नॉट सेल क्या था? कैथोड माइनस एनोड। दैट मींस कैथोड की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और एनोड की क्या? कम। इस बार कैथोड की वैल्यू कम है, तो पक्का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो दिस विल बी आवर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेटा ऐसे देखो कंपटीशन में जो स्टूडेंट मेरे साथ लॉजिक्स जल्दी पकड़ लेता ना, उसे कंपटीशन में टाइम सेव हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें आंसर नहीं पूछा था ई नॉट, मैंने सिर्फ पूछा था विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस और नॉट। तो बस क्या था, ये स्टूडेंट मेरे साथ पूरी कैलकुलेशन करने बैठ गया। एक ने लॉजिक पकड़ा कि यहाँ पे जिंक की वैल्यू क्या? माइनस में है, और हाइड्रोजन की वैल्यू क्या? ग्रेटर है। तो पक्का हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगा, तो जिंक के साथ ये रिएक्शन फिजिबल। दूसरे केस में Ag प्लस का वैल्यू हाई है, तो ई नॉट सेल पक्का क्या आएगा? नेगेटिव। तो दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी भी अगर तुम में से एक स्टूडेंट नहीं सर मुझे तो आंसर सॉल्व करना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो 0.00 माइनस 0.80, तो आंसर आ गया माइनस 0.80 वोल्ट। इस बार क्या आ गया? नेगेटिव। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इन नेचर। ये था बेटा हमारे न्यूमेरिकल का लॉजिक। अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? हाँ जी बेटा क्लियर हुआ?
हाँ जी, हुआ Yes, क्लियर? sir. अब Yes, अब एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, सिंपल सा। ये न्यूमेरिकल तो क्लियर है? हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल क्लियर है ना ये अब सबको? Yes, sir. चलो अगर क्लियर है तो बेटा आप एक मुझे बताना, मेरे पास ये बीकर है, क्लियर? बीकर है, इस बीकर में मैंने H2SO4 का सॉल्यूशन ले रखा है, तो मैंने इसे स्टर करना है, मैंने इसे हिलाना है, तो मैं स्टरर किसका यूज करूं? स्टरर मेड अप ऑफ जिंक यूज करूं या स्टरर मेड ऑफ सिल्वर यूज करूं? क्योंकि Silver. आपके सीबीएसई में एक बार ये क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, क्योंकि यू हैव टू स्टर दिस H2SO4 सॉल्यूशन, तो मैं स्टरर किसका यूज करूं, जिंक का या सिल्वर का? Silver. है ना? क्योंकि Silver. अगर, गुड बेटा, क्योंकि अगर देखो H2SO4 का सॉल्यूशन है और मैं जिंक का रॉड से इसे स्टर कर रहा था, तो जिंक और H2SO4 तो क्या कर जाते हैं, रेड। तो मैं सब बच्चों को क्या कहता हूँ, अगर मैं जिंक रॉड से स्टर कर रहा होता तो जिंक तो रिएक्शन में पार्ट ले गया, तो खन्ना सर तो मैजिक शो कर देते, मेरा हाथ ही घूमता, ये तो सारा का सारा जिंक रिएक्शन में ही आ जाता, क्लियर? ये तो जादू हो जाता। तो क्या था यहाँ पर पक्का है, मैं स्टरर यूज कर सकता हूँ किसका, सिल्वर का, बिकॉज सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4। तो बेटा पेपर में ना ऐसे इनके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, क्लियर? हम लोग न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन से अटैच कर देते हैं। सीबीएसई में 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, स्टेरर मेड ऑफ कैन बी यूज, कौन सा, जिंक का या सिल्वर का? तो जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसे क्लियर हो जाएगा सिल्वर के साथ रिएक्शन फिजिबल नहीं है, सो वी कैन यूज स्टेरर मेड ऑफ आवर जिंक रॉड, सॉरी ऑफ आवर सिल्वर रॉड। ये थे बेटा कंसेप्ट। अब बताओ आज के यहाँ तक न्यूमेरिकल्स क्लियर? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर? Yes, sir. एक और कर ले कि थक गए? No, sir. नो सर, ये कौन बोला है नो सर? मन्नत, Nana. नैना? हाँ थक गए अब? हाँ सिर्फ नैना को है कि सबको? या एक क्वेश्चन दे दूं घर से ट्राई करने के लिए? करोगे तो नहीं, एटलीस्ट मेरी तरफ से क्वेश्चन तो लिखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ बेटा ट्राई करने के लिए, नेक्स्ट क्लास पक्का मुझे पहले इसका आंसर बताना, फिर हम लोग आगे। और बेटा नेक्स्ट क्लास में आज कोई लेकर बैठा था लॉग टेबल साथ? हाँ जी बेटा, आज लॉग टेबल रखी थी साथ के नहीं? Sir, थी sir. चलो बेटा अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पहले लॉग टेबल को ही क्लियर करेंगे, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेक्स्ट लेक्चर में आएगी नर्स्ट इक्वेशन और उसके न्यूमेरिकल्स, वहां पे लॉग टेबल का यूज है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले लॉग टेबल क्लियर करेंगे फिर आगे। पर तुम लोग तब तक एक क्वेश्चन लिख लो एक बार ट्राई करने के लिए घर पर, क्लियर? आप ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास मैं करा दूंगा। पहले लिखो, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 molar copper sulfate, can a solution of 1 molar CuSO4 can be stored in a vessel, can be stored in a vessel made up of nickel, can be stored in a vessel made up of nickel। या बेटा ये पेपर में एक बार आपके सीबीएसई में वर्डिंग चेंज आ गई और दोनों का आंसर सेम आएगा, और can a stirrer of nickel, can a stirrer of nickel be used, can a stirrer means जिससे हम लोग सॉल्यूशन को स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, can a stirrer of nickel be used to stir the solution of copper sulfate, to stir the solution of copper sulfate given इस बार बेटा हमें वैल्यूज गिवन है, क्लियर? वैल्यूज हमें गिवन है E नॉट कॉपर 2 प्लस है कॉपर प्लस 0.34 वोल्ट, और ए गिवन है E नॉट निकल से निकल प्लस 2, दिस वैल्यू इज गिवन निकल से निकल प्लस 2 प्लस 0.25 वोल्ट। इस बार ये वैल्यूज गिवन है। रिपीट कर दूं क्वेश्चन या क्लियर? हाँ जी बेटा, रिपीट कर दूं या क्लियर है? Clear, sir. हाँ जी बेटा सबको? हाँ जी क्लियर?
Yes, sir. चलो एक बेटा और, चलो अब ये क्वेश्चन तो आप लोग अब ट्राई करना। एक और बेटा जो मेरे लिए जरूरी था वो क्या था, आप बच्चों की फीस काफी होगी, तो मेरे पास 10,000 15,000 आ रखी है। कईयों के बेटा अभी भी 5 थे, सिर्फ सबमिशन अमाउंट स्टार्टिंग का था रजिस्ट्रेशन के बेस पे। तो बेटा प्लीज मम्मी पापा से कहना, क्योंकि मेरे भी एक्सपेंसेस रहते हैं, तो मम्मी पापा से कहना जिन्होंने 5 दिया था या 10 दिया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज ऑफ 15,000, पहली 15 थी। तो बेटा जो आपका रेस्ट अमाउंट है प्लीज मम्मी पापा से कहना या तो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें या मुझे कहीं पे भी मार्केट में मिलके पकड़ा देना। क्लियर? क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 15 थी, तो मुझे भी था कि पहली इंस्टॉलमेंट सबके पेरेंट्स पे लोड होता है, और बाकी टीचर, मुझे आप पेरेंट्स के फोन आए थे करना सर बाकी टीचर नहीं सुनते, आप मान लेते हो। तो बेटा लास्ट टाइम तो मैंने 5 लेकर, चलो आपके पापा का भी थोड़ा सा लोड कम किया था, अब थोड़ा सा लोड मेरा भी कम कर दो। तो मम्मी पापा से कहना जो रिमेनिंग अमाउंट था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लीज या तो अकाउंट में सबमिट कर दें या मुझे एज सच मार्केट में कहीं पे भी पकड़ा दें। ठीक है बेटा, कह दोगे? हाँ जी, कह दोगे सभी? हाँ जी, यस सर। चलो कह देना बेटा। Yes, sir. ठीक, अब क्लियर? ये क्वेश्चन करूं क्लोज आज का लेक्चर? क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. चलो ओके sir. बेटा।